आज आपको व्याकरण विभाग, क्या विभाग है ये? व्याकरण विभाग से उपसर्ग, प्रत्यय और समास का प्रश्नोत्तर कार्य करने जा रहा हूं। आपको हम ये बता रहे हैं इस लेसन में, इस एक्सरसाइज में, कि परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं और किस प्रकार उसका उत्तर लिखा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले इसका है उपसर्ग। सवाल आता है उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, ऐसा। अच्छा, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ऐसे सवाल आते हैं। और उपसर्ग के कितने भेद हैं? उपसर्ग के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। अच्छा, उपसर्ग दे दिया गया है, उसमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है। और इसके अलावा देखिए सवाल आते हैं यहाँ पर, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कर दिया गया है और उसको एक शब्द में लिखना है। 4 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्द। 3 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुछ दिए गए शब्द, कुछ नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऐसा भी आता है अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुछ नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें उपसर्गों को पृथक कर उदाहरण के अनुसार लिखिए। नीचे दिए गए उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग दिया है, उन उपसर्गों के आधार पर 2 शब्द बनाने हैं। नीचे दिए गए उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए, ऐसा। नीचे दिए गए शब्दों से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग है, इन्हें अलग अलग करके लिखिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू और अरबी भाषा के उपसर्ग, ये तीनों प्रकार के जो उपसर्ग हैं, इनके बारे में भी अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले उपसर्ग के बारे में कुछ चर्चा करें। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ले आते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उपहार, उपहार में देखिए यहाँ पर ये शब्द ऐसा बना है, उप प्लस हार, यहाँ उप उपसर्ग है और हार में शब्द है। ये उपसर्ग है और ये उपसर्ग। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ले आते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अच्छा, उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं और मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मूल शब्द के अर्थ में उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। उपसर्ग
तीन प्रकार के उपसर्ग के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन। परीक्षा में आता है उपसर्ग के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर होगा उपसर्ग के तीन भेद हैं। उपसर्ग के तीन भेद, ऐसा लिखिए। सवाल है उपसर्ग के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर होगा उपसर्ग के तीन भेद। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। सवाल है उपसर्ग के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर है उपसर्ग के तीन भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। ये तीन प्रकार के उपसर्ग हैं। सबसे पहले हम आपको संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत से आए हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत भाषा से आए हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में व्यवहार में लाए जा रहे हैं। ये शब्द आज हिंदी के ही शब्द बन गए हैं। इन्हें तत्सम शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अधिकार, अधिकार ये शब्द ऐसा है, अधि प्लस का, अधि प्लस का। एक अधि यहाँ पर उपसर्ग है और कार्य मूल शब्द है। उसी प्रकार देखिए अनुशासन, अनु प्लस शासन। यहाँ अनु जो है वो उपसर्ग है और शासन मूल शब्द है। अच्छा। अपमान, अपराध है, अपयश, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसमें अप जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ भी होता है। जैसे यहाँ पर दिया देखियो दुर्गुण, दुर्गुण में देखो दुर जो है वो उपसर्ग है और दुर का अर्थ होता है बुरा। समझे? हाँ। तो और कुछ और यानी कि अर्थ बताते हैं। अनुशासन, अनु का अर्थ है पीछे या समान। अच्छा। अवगुण, अवगुण का मतलब होता है बुरा। अवगुण का अर्थ है बुरा। तो उपसर्ग के अर्थ भी जानना चाहिए, वो भी जानना जरूरी है। और फिर उपसर्ग से बने हुए जो शब्द हैं वो सीमित शब्द हैं। आप कुछ भी उपसर्ग लगाकर शब्द बना दोगे तो वो नहीं होगा। भाषा में, व्याकरण में उपसर्ग वाले खास निर्धारित शब्द हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए प्रति, प्रतियां का मतलब होता है सामने। अब प्रति से संस्कृत भाषा में क्या उपसर्ग बने हैं? देखिए प्रतिकूल, प्रतिदिन। प्रति शब्द से दो उपसर्ग लिखिए तो ये होगा प्रति से प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिरोध, प्रतिकार है। अच्छा। फिर है प्र का मतलब होता है अधिक। प्र उपसर्ग लगाकर 3 शब्द लिखिए तो होगा प्रचार, प्रधान, प्रसन्न। अच्छा। दुर का मतलब होता है बुरा या कठिन, तो दुर्भाग्य।
दुर्गुण, दुर्बल, दुर्दिन, हैं दुर्गुण, ये हैं उदाहरण हैं। और दुर क्या यहाँ पर उपसर्ग है। तो ये संस्कृत उपसर्ग के कुछ उदाहरण हैं। अब मैं आपको हिंदी उपसर्ग के कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। हिंदी के उपसर्ग में देखिए सबसे पहले है भरपूर, भर यानी भरा हुआ है, भरपूर, भरपेट, भरसक, भरपाई। यहाँ पर भर जो शब्द है वो उपसर्ग है और इसका अर्थ है भरा हुआ, भरपेट है, जिसका पेट भरा होता है भरपेट बोलते हैं उसको है। अच्छा, ये देखिए नी का शब्द होता है, नी का मतलब होता है रहित और नहीं। निकम्मा, निधन, निदान, निडर, निर्धन, निहत्ता है। तो ये नी से बनने वाले शब्द है। अच्छा, और देखिए उन का मतलब होता है एकम है, 49 जैसे एकम, 29, 49, 59। तो उन का मतलब एकम है। अच्छा, अध मतलब आधा होता है, जैसे अध पका, अध मरा, अध खिला। तो अध जो है वो यहाँ पर उपसर्ग है। तो अब हम आपको बता रहे हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी की जो भाषा है उसके बहुत सारे शब्द हिंदी में आए हैं और हिंदी में प्रयोग लाए जा रहे हैं। इन्हें विदेशी या आगत शब्द भी कहते हैं और ये हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि हिंदी का ही अंश बन गए हैं। जैसे गैर हाजिर एक शब्द है, गैर हाजिर। इसमें गैर उपसर्ग है, गैर प्लस हाजिर। गैर हाजिर, तो गैर हाजिर जो शब्द है इसमें जो गैर यानी गैर का अर्थ होता है बिना या रहित, गैर हाजिर। गैर प्लस हाजिर, यहाँ गैर क्या है उपसर्ग है और हाजिर यहाँ पर मूल शब्द है। उसी प्रकार गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, ये सब देखिए। और कुछ देखिए, ना से बिना, ना का मतलब होता है बिना, नालायक, नादान, नाकारा, ना समझ, ना जायज हैं। ये उर्दू और फारसी के उपसर्ग है, जिसमें जो ना है वो उपसर्ग है। इसमें लायक जो है, नालायक में ना उपसर्ग है और लायक जो है वो मूल शब्द है। अच्छा, उसके बाद देखिए बा मतलब होता है सहित, साथ में, जैसे बाकायदा, बावजूद, बाअदब, बाइज्जत। इसके बाद है बद यानी बुरा, तो बदसूरत, बदचलन, बदगुमान, बदनाम, बदतमीज। तो यहाँ पर बद जो है वो उपसर्ग है और सूरत, बदसूरत में बद जो है उपसर्ग है और सूरत जो है मूल शब्द है। तो परीक्षा में ऐसा आता है, बद उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए, 4 उपसर्ग शब्द बनाइए। तो आप बनाओगे बदसूरत, बदचलन, बदगुमान, बदनाम, बदतमीज, ये उपसर्ग है। अच्छा, इसको अलग अलग कीजिए, बदसूरत को अलग अलग कीजिए। तो बद प्लस सूरत, बदचलन में बद प्लस चलन, बदनाम में बद प्लस नाम, बदतमीज में बद प्लस तमीज, ये। अच्छा, उसके बाद देखिए ला का मतलब होता है रहित या बिना।
लापरवाह, लावारिश, लाइलाज, लापता। ला यहाँ पर उपसर्ग है और वारिस, इलाज, पता है, ये सब मूल शब्द है। अच्छा, हम का अर्थ होता है साथ या समान। हम सफ़र, हम दम, हम राज, हम जोली, हम उम्र। हम यहाँ पर उपसर्ग है। हम सफ़र में हम उपसर्ग है और सफ़र जो है वो मूल शब्द है। इसके अलावा देखिए उर्दू और अरबी भाषा के कुछ शब्द में देखिए हम आपको बता रहे हैं अलबत्ता, अलमस्त, अलबेला आदि आदि कुछ शब्द हैं। अच्छा, कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं जो कि हिंदी में प्रचलित है या चल रहे हैं, जैसे चीफ जस्टिस। इसमें चीफ जो है वो उपसर्ग है। चीफ मिनिस्टर, तो इसमें चीफ जो है वो उपसर्ग है, मिनिस्टर मूल शब्द है। चीफ इंचार्ज, चीफ इंचार्ज में जो चीफ है वो मूल शब्द है, इंचार्ज मूल शब्द है। जनरल मैनेजर हिंदी में भी प्रचलित है ये शब्द, तो इसमें जनरल जो है वो उपसर्ग है। डिप्टी कलेक्टर, इसमें जो डिप्टी है वो उपसर्ग है। वाइस चांसलर, जो इसमें वाइस है वह उपसर्ग है। सब इंस्पेक्टर, तो इसमें सब जो है वो उपसर्ग है। तो आजकल अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द हिंदी में आ गए हैं, जिससे उसमें भी उपसर्ग बन गए हैं। तो ये है कुछ जनरल सवाल जो कि परीक्षा में आते हैं। आपकी व्याकरण किताब में उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं और कैसे मॉडल परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो भी उदाहरण के साथ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसको भी आप पढ़िए, देखिए, पढ़ो, समझो और लिखो। अच्छा, ऐसा भी सवाल आता है निर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो निर हो जाएगा। अच्छा, उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऐसे भी सवाल आते हैं नीचे दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करके 3-3 शब्द लिखिए। तो उपसर्ग की परिभाषा लिखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार हिंदी में अब चार भी हो गए हैं उपसर्ग, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग प्रचलित हो गए हैं। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ले आते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। सज्जन एक शब्द है, सज्जन। इसको अलग अलग करो, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करो, तो सत प्लस जन, सज्जन हो जाएगा। इसी प्रकार सदाचार हो जाएगा, सत्कर्म होगा, सदगति होगा। सदगति में सद प्लस गति, सत्कर्म में सत प्लस कर्म है। तो इस और एक उदाहरण देखिए, सहकर्मी, सहपाठी, सहयोगी, सहचर, सहशिक्षक। ये जो शब्द हैं इसमें से हमको मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, सहकर्मी, सह प्लस कर्मी, सहपाठी, सह प्लस पाठी, सहयोगी, सह प्लस सहयोगी, सहचर, सह प्लस चर, सह शिक्षा, सह प्लस शिक्षा। तो यहाँ पर सह उपसर्ग है और शेष जो है वो मूल शब्द है। उसी प्रकार देखो स्वभाव, स्वभाव में स्व जो है वो उपसर्ग है और भाव जो है वो मूल शब्द है, समझे। हाँ, ध्यान दीजिए, बहुत सारे शब्द ऐसे जिस पर आप ध्यान देकर सही उत्तर बना सकते हैं। देखिए एक और है परलोक, इसको अलग अलग करेंगे, पर प्लस लोक, पर प्लस लोक हो जाएगा, हैं। चिरायु, चिर प्लस आयु, हैं। कुपुत्र, कु प्लस पुत्र,
ठीक है। अच्छा, अनादर, अन प्लस आदर, अनादर में होगा अन प्लस आदर। अनाचार, अन प्लस आचार, ठीक है। हाँ, और अंतर्यामी, अंतर प्लस यामी, अंतर का मतलब होता है भीतर, अंतर्यामी में होगा अंतर प्लस यामी, अंतर यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। आजन्म, आ प्लस जन्म, आगमन, आ प्लस गमन, अकाल, अ प्लस काल, अकाल। तो इस प्रकार ध्यान देना है, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण, इन तीनों बातों पर आप ध्यान दीजिए और पढ़िए। ध्यान देकर आप पढ़ेंगे तो आपका संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू अरबी भाषा के उपसर्ग या अन्य उपसर्ग को आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। उसका कोई भी प्रश्न उत्तर आए उसको आप अच्छे से बना सकते हैं। ग्रामर में अभ्यास की ज़्यादा दरकार होती है, बार बार देखना पड़ता है। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करो, अध पका, अध प्लस पका, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द दिए हैं और उपसर्ग दिया है, उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, एक बहुत अच्छा दिया है, जैसे दिया देखो, कु तो हो जाएगा कुपुत्र, कुचक्र, कुविचार, कुबुद्धि है। और दिया बे तो बे आबरू, बेइज्जत, बेरहम, बेईमान। खुश दिया है, खुश शब्द से बनाइए तो खुशहाल, खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशबू। कम से बनाइए, कमजोर, कमसीन, कम उम्र, कम अकल, है कि नहीं। हाँ, तो अ से बनाइए, अहिंसा, अज्ञान, अगाध, अमोल। अच्छा, दू से बनाइए, दुकाल, दुबला, हैं, दुसह। बिन से बनाइए, बिन जाने, बिन ब्याहा, बिन पानी, बिन बुलाया। तो चौ से बनाइए, चौ मतलब चार, हैं, चौपाया, चौराहा, चौपाई, चौमासा, ये है। अच्छा, इसी प्रकार देखिए, सु से बनाइए, सु यानी अच्छा, सुपुत्र, सुकर्म, सुलभ, सुबोध, सुपुत्री, सुगंध है। अच्छा, प्रति से बनाइए, प्रतिहिंसा, प्रतिकूल, प्रतिदिन। परा से बनाइए, पराजय, पराभाव, परास्त, पराधीन। अच्छा, तो इस प्रकार आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ध्यान दोगे, कुछ पढ़ोगे तो आपके लिए ये लेसन बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम आपको इसी का दूसरा भाग, प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं। शब्द रचना में प्रत्यय। सबसे पहले परीक्षा में सवाल आता है, प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। अच्छा, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। प्रत्यय के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। इसके बाद आता है, इंसानियत शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। उसके बाद सवाल आते हैं, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। जैसे भुलक्कड़, भूल प्लस अक्कड़ है ऐसा। अच्छा, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्द दिया है, उसमें प्रत्यय को जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। जैसे बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा, दया प्लस आलू, दयालु, ऐसा बनाना है। अच्छा, उसके नीचे दिए हैं,
निम्नलिखित प्रत्यय दिए हैं उससे नए शब्द बनाइए, जैसे आवट, लिखावट, थकावट, बनावट। तो वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, जलेबी वाला, ऐसा बनाइए। हाँ, तो ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रत्यय किसे, क्या बता रहे हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ले आते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे दूध वाला, जादूगर, दूध वाला, जादूगर। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ले आते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे दूध वाला, तो इसमें इसे कैसे होगा, दूध प्लस वाला, दूध प्लस वाला। यहाँ पर दूध जो है वो मूल शब्द है और वाला जो है वो प्रत्यय है। उसी प्रकार जादूगर में जो जादू है, जादू प्लस गर, तो इसमें जादू मूल शब्द है और गर जो है प्रत्यय। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं या प्रत्यय के दो भेद। प्रत्यय के दो भेद, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित। तो प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं उसको सुनिए। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द को रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखावट, शब्द में लिख मूल शब्द है और आवट जो है वो प्रत्यय है। लिखावट, इसमें अलग अलग करेंगे तो होगा लिख प्लस आवट। ये लिख गए हैं मूल शब्द और ये जो आवट है प्रत्यय लगने से ये शब्द की रचना हुई। तो एक शब्द है दर्शनीय, दर्श प्लस आनीय, उड़ान, उड़ प्लस आन। ये उड़ जो है वो मूल शब्द है और जो आन है वो प्रत्यय है, उड़ान। बहाव, वह प्लस आओ, वह प्लस आओ। तो इसमें जो वह है वह क्रिया है या मूल शब्द है और आओ जो है वो प्रत्यय है। वह प्लस आओ, बहाव। सनसनाहट, सन प्लस आहट, सनसनाहट या सन सन प्लस आहट, सनसनाहट। प्यास, पी प्लस आस, प्यास। तो हिंदी के कृत प्रत्यय
सबसे हिंदी के कुछ व्युत्पत्ति आपको बता रहे हैं। उसके बाद संस्कृत के कुछ बताएंगे आपको। अच्छा, सबसे पहले हम आपको भाववाचक संज्ञा से बनने वाले के प्रत्यय से बता रहे हैं, जैसे पढ़। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता ले आते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इनके जो उदाहरण हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं या तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके क्या क्या उदाहरण हैं, इसके बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही। कल फिर से हम इसी विषय को लेकर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।